नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम सारणी के साथ में। टोटल 35 क्वेश्चन है। खेल से हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 5 क्वेश्चन है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 1 है और योजना से भी 1 क्वेश्चन है। दिवस की बात करें तो दिवस से 2 क्वेश्चन है और विविध की बात करें तो विविध से 10 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? ए है बैडमिंटन, बी है जिम्नास्टिक, सी है लंबी कूद और डी है तैराकी। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। बात की जाए दोस्तों स्टैटिक जीके की तो यही से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा रियो जो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें ये त्रिपुरा की निवासी हैं दीपिका कर्माकर। ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्टिक बनी है। 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुए थे, उन ओलंपिक खेलों में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो दीपा कर्माकर ने किया था, और ये पहली जिम्नास्टिक है जिसने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है महिलाओं में। ठीक है। इसके अलावा इनको 2014 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता था। ठीक है। और 2017 की बात की जाए तो इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। हाल ही में इंडियन वीमेन्स टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए है ब्रॉन्ज, बी है सिल्वर, सी है गोल्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। इंडियन वीमेन्स टीम द्वारा जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती उसमें कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन वुमेन्स टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। यह चैंपियनशिप शुरू होने के बाद यह भारत के लिए विमेन्स टीम का पहला पदक है। यानी कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। एशियन टेबल टेनिस संघ द्वारा इसकी टूर्नामेंट की शुरुआत 1972 में हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक जो भारतीय वुमेन्स टीम ने एक भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन इस बार भारतीय वुमेन्स टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीत करके ये सिलसिला तोड़ दिया है। ठीक है। आगे बात करेंगे। हाल ही में राफेल नडाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए है अमेरिका, बी है सर्बिया, सी है स्पेन और डी है स्विट्जरलैंड। तो राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी। काफ़ी लंबे समय तक ये टेनिस खेले थे। स्पेन निवासी राफेल नडाल, जिनको लाल बजरी के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने फ्रेंच ओपन खिताब कितनी बार जीते हैं? 14 बार जीते हैं। ग्रैंड स्लैम 11 बार जीते हैं, और ये सर्वाधिक जीतने वाले खिलाड़ी हैं फ्रेंच ओपन। ठीक है। और 2008 की बात की जाए दोस्तों तो बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था उनमें इनके द्वारा इंडिविजुअल यानी कि एकल में गोल्ड मेडल जीता गया था। और 2016 जो रियो ओलंपिक हुआ था उनमें ये पुरुष डबल में गोल्ड मेडल जीते थे। कौन? राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे बात करेंगे। हाल ही में वुहान ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए है आर्याना सबालेंका, बी है किनवेन झेंग, सी है कोको गाफ और डी है कैरोलिना मुचोवा। तो वुहान ओपन की बात की जाए दोस्तों तो आर्याना सबालेंका कहाँ की हैं? बेलारूसी खिलाड़ी हैं ये, और इनके द्वारा वुहान ओपन का टूर्नामेंट जीता गया है। इन्होंने फाइनल में किनवेन झेंग, जो कि चाइना की है, इनको हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है। बात की जाए टॉप सीड आर्याना सबालेंका की तो ये बेलारूस की खिलाड़ी है। इन्होंने वुहान ओपन के फाइनल में 5वीं सीड कौन? किनवेन झेंग को, जो कि चीन की खिलाड़ी है, हराकर 3 बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने वाली दुनिया की ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है। 3 बार जीता है। इससे पहले किसी ने भी 3 बार ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे।
हाल ही में सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? ए है डेचावत पुमचेंग, बी है जार्डेन ओंग, सी है पंकज आडवाणी, डी है इनमें से कोई नहीं। सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स की बात की जाए तो अपने पंकज आडवाणी ने खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में शिकागो मैराथन महिला वर्ग के ना का खिताब जीतकर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? शिकागो मैराथन का। मैराथन कितने किलोमीटर की? 42 किलोमीटर की। 42 किलोमीटर की मैराथन होती है जो कि महिलाओं का रिकॉर्ड बना है। ए है तिगेस्ट असेफा, बी है रूथ चेपनगेटिच, सी है सुतेमे असेफा केबेडे और डी है इरिन चेपताई। तो किसके द्वारा ये महिलाओं का जो मैराथन हुआ था शिकागो में, ये जीता गया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो किसके द्वारा जीता गया है? रूथ चेपनगेटिच के द्वारा। केन्या की है रूथ चेपनगेटिच। इन्होंने शिकागो मैराथन का जो समय निकाला था वो 2 घंटे 9 मिनट और 56 सेकंड, यानी कि 2 घंटे और 10 मिनट से भी कम समय में इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ये रिकॉर्ड जो था ये इथोपिया की थी, तिगेस्टे असेफा इनके नाम था, जो कि 2 घंटे 11 मिनट और 53 सेकंड में था, जो कि 2023 में जो बर्लिन मैराथन हुआ था वहां पर इनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी जो ये केन्या की है रूथ चेपनगेटिच, इनके द्वारा जो शिकागो मैराथन हुआ था, इसमें जो 42 किलोमीटर की मैराथन रेस होती है उसमें 2 घंटे 9 मिनट और 56 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया है और ये नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के साथ में। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है रूस, बी है नेपाल, सी है फ्रांस और डी है भूटान। तो संजीव कुमार सिंगला जी को फ्रांस में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी बात की जाए तो ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान की बात करें तो ये इजराइल में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको फ्रांस में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया है, वह किस समूह के मुखिया थे? ए है रिलायंस ग्रुप, बी है अडानी समूह, सी है टाटा ग्रुप, डी है जिंदल समूह। तो टाटा जी टाटा ग्रुप के ही समूह के मुखिया थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान थे ये। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जब टाटा जी का निधन हो गया है तो इनकी जगह अभी जो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? नोएल टाटा जी। ठीक है, नोएल टाटा जी अब टाटा ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बात करें, हाल ही में अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है थाईलैंड, बी है इटली, सी है जर्मनी और डी है इजराइल। तो अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जर्मनी में। और इनकी बात की जाए तो ये 1991 बैच का IFS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में मिस्र में ये भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत थे। अब इनको जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर है, आगे बात करें, हाल ही में BCCI द्वारा एंटी करप्शन यूनिट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है मनप्रीत सिंह, बी है नागेश शर्मा, सी ऑप्शन है अजय कुमार और डी है शरद कुमार। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? शरद कुमार जी को। और शरद कुमार जी की बात की जाए दोस्तों तो ये 1979 बैच के थे, जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके थे, IPS अधिकारी थे। और NIA में भी इनके द्वारा काम किया गया था। 2013 से 2017 तक ये निदेशक जनरल के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग 2018 से 20 तक ये सतर्कता आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा जो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, उस हमले का जो जांच की गई थी उसका नेतृत्व भी इनके द्वारा ही किया गया था, शरद कुमार जी के द्वारा। अब इनको BCCI द्वारा एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें, हाल ही में नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जिसको DGMS बोला जाता है, का पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
ए है सिमरनजीत कौर, बी है आरती सरीन, सी ऑप्शन है प्रेमिला सिन्हा और डी है कविता सहाय। तो भारतीय नौसेना के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कविता सहाय जी को। और कविता सहाय जी की बात करें तो इनसे पहले ये सेना के एक मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला ऑफिसर भी रह चुकी हैं ये। और इनके द्वारा 2024 में सेना पदक, 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी इनको किया जा चुका है। और ये पहली महिला ऑफिसर भी रह चुकी है, कहाँ, किसमें? मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर कार्य कर चुकी है। ठीक है, अभी इनको नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जिनको बोला जाता है DGMS भी बनाया गया है कविता सहाय जी को। क्लियर है? आगे बात करें, हाल ही में भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि IRFC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए है राजीव पटेल, बी है मनोज कुमार दुबे, सी है राम निवास मीणा और डी है राहुल श्रीवास्तव। तो भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि IRFC की बात की जाए तो इसके जो अभी चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और कार्यपालक, जो मुख्य कार्यपालक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? मनोज कुमार दुबे जी को। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में, अभी स्थान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ए है तेलंगाना, बी है नागालैंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है झारखंड। जल जगार महोत्सव किसमें? छत्तीसगढ़ में। जल संरक्षण के लिए आयोजित होने वाला यह महोत्सव छत्तीसगढ़ के धमत्री जिले में पंडित रविशंकर जलाशय, जिसको गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। स्टैटिक जीके का सवाल दोस्तों इसमें बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गंगरेल बांध किस राज्य में स्थित है? तो क्या राइट आंसर होगा आपका? छत्तीसगढ़। या फिर जल जगार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि जल जगार महोत्सव, अगर छत्तीसगढ़ एग्जाम की बात की जाए तो जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार को आपको घुमा फिरा के देखना है वो सारे क्वेश्चंस को। आगे बात करेंगे, हाल ही में आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? ए है राजस्थान, बी है उत्तराखंड, सी है महाराष्ट्र और डी है हिमाचल प्रदेश। तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा उसकी घोषणा हो चुकी है, वो कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का अनावरण कहां किया गया है? ए है उत्तराखंड, बी है कश्मीर, सी है लद्दाख और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो विश्व के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का भी अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, वो किस राज्य में है? केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में। ठीक है, बात की जाए दोस्तों इसके निर्माण की तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और विश्व की यह सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनिकोव दूरबीन का लद्दाख के हानले में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये विश्व की सबसे ऊंची या बड़ी इमेजिंग चेरेनिकोव टेलीस्कोप के नाम से इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, पुरस्कार से संबंधित सवाल है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पुरस्कार के, क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हाल ही में भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? फिजिक्स में, भौतिकी में, है ना। ए है स्टीफन हॉकिंग्स और अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज, सी है एलोन मस्क और बिल गेट्स और डी है जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। तो भौतिकी की दोस्तों बात की जाए तो भौतिकी में जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। इनके द्वारा, जॉन हाफील्ड और हिंटन के द्वारा संयुक्त रूप से उनकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाले फाउंडेशन डिस्कवरीज ऑफ और इन्वेशंस के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को। क्लियर है, आगे बात करेंगे, अभी साहित्य के क्षेत्र की बात की जाए, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
ए है ओरहान पामुक, बी है मार्गरेट एटवुड, सी है हारुकी मुराकामी और डी है हान कांग। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? हान कांग को। और ये दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनकी ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ये लेखिका दक्षिणी कोरिया की है, क्या नाम इनका? हान कांग है, जिनको ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले गहन काव्यात्मक जो गद्य है इनका, उसके लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का नाम क्या है? अब की बार जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो संगठन को दिया गया है, उस संगठन का नाम क्या है? ए है संयुक्त राष्ट्र, बी है ग्रीन पीस, सी है यूनेस्को और डी है निहोन हिडानकेओ। तो राइट आंसर क्या होगा? निहोन हिडानकेओ। ये संगठन जो है ये जापान का संगठन है दोस्तों। इस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इनके अलावा इनकी बात की जाए इस साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की, तो इन्होंने यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इनको ये 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। जापान का एक संगठन है जिसका नाम निहोन हिडानकेओ है, जिनको दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए ये 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए है अरविंद केजरीवाल, बी है हेमंत बिस्वा शर्मा, डी है प्रमोद सावंत और डी है MK स्टालिन। तो एचआरडी बात की जाए एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो MK स्टालिन को दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ये MK स्टालिन। इनको मानव संसाधन प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए एशिया मानव संसाधन विकास यानी कि एशिया HRD अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? मानव संसाधन प्रबंधन में इनके द्वारा असाधारण योगदान कार्य किया गया था, इस वजह से एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? MK स्टालिन को, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे। हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? केमिस्ट्री में, है ना? ए है डेमिस हस्बिस, बी है डेविड बेकर, सी है जॉन M जंपर और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तीनों को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए बात करते हैं। रसायन विज्ञान में 2024 में नोबेल पुरस्कार प्रोटीन के बारे में है। प्रोटीन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया था, इस वजह से दिया गया था। बात की जाए डेविड बेकर की, तो इनके द्वारा पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की लगभग असंभव उपलब्धि हासिल की है, इस वजह से डेविड बेकर को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर बात की जाए तो इनके द्वारा 50 साल पुरानी समस्या को हल करने के लिए एक AI मॉडल विकसित किया गया था इनके द्वारा, इनको इस वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में डेमिस हस्बिस, डेविड बेकर और जॉन M जंपर को संयुक्त रूप से ये नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही में WHO द्वारा किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है? ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है भारत और डी है श्रीलंका। तो WHO ने अभी जो ट्रैकोमा बीमारी है उससे मुक्त घोषित किया, किसे किया गया है? अपने भारत को। ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण होता है और यह एक संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक रोग, यानी कि आंखों पर हाथ लगाने से किसी अगर दूसरे टच हो जाता था तो उसको भी ये रोग हो जाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए दोस्तों तो ये एक राष्ट्र एजेंसी है जिनका गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था
मुख्यालय की बात करें हम तो इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्य देश कितने हैं 194। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और कितने सदस्य देश हैं 194। तो भारत आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं योजना से संबंधित। अभी हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ की है? ए है ओडिशा, बी है तेलंगाना, सी है छत्तीसगढ़ और डी है झारखंड। तो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना प्रारंभ की हुई किसने की है? ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ग्रामोदय के बैनर तले एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। नई पहल में 40 से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा और जिससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के सभी गांवों को बुनियादी ढांचे और सेवाओं से कवर किया जा सकेगा। यानी कि 40 से अधिक इसमें लोक कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी जो कि माओवादी क्षेत्र में ये इस योजना को प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामोदय योजना की बात करी जाए तो अभी ये ओडिशा में प्रारंभ की गई है। क्लियर है? आगे बात करते हैं दिवस से संबंधित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया? ए है जोधपुर वायुसेना स्टेशन, बी है हिंडन वायुसेना स्टेशन, सी है अंबाला वायुसेना स्टेशन और डी है ताम्रम वायुसेना स्टेशन। तो भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया है? ताम्रम वायुसेना स्टेशन। कहां पड़ता है ये? तमिलनाडु, चेन्नई में पड़ता है। और कब था ये? 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को चेन्नई के पास ताम्रम वायुसेना स्टेशन पर मनाया गया था। और वायुसेना दिवस की जो थीम थी इस बार वो क्या थी? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये 92वें स्थापना दिवस की भारतीय वायुसेना की थीम थी। ठीक है, आगे देखते हैं हाल ही में किस दिन को संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ए है 26 नवंबर, बी है 24 नवंबर, सी है 27 नवंबर और डी है 21 नवंबर। तो अभी घोषणा की गई है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान गौरव अभियान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात की जाए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 1949 में भारत के संविधान को अपनाने में के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अभी विविध से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की है? ए है पीडीपी, बी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सी है आम आदमी पार्टी और डी है भारतीय जनता पार्टी। तो जे&के में अभी राष्ट्रपति शासन लग रहा था वो समाप्त हो गया है और अभी बात की जाए वहाँ इलेक्शन हुए थे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की है। टोटल सीटों की बात की जाए दोस्तों तो जे&के में 90 सीट है विधानसभा की, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी जीती है? 42 जीती है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई थी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के 29 सीटें आई थी। इसके अलावा पीडीपी की 3 सीट थी। आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला था, 1 सीट मिली थी। पीपल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए इनको भी 1 सीट मिली थी और सीपीआई-एम की भी 1 मिली थी। इसके अलावा निर्दलीय लोग थे जो उनको 7 सीटें मिली थी। टोटल 90 सीट थी, 40 बहुमत था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 48 हो गए हैं जो कि सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? ए है कांग्रेस, बी है आम आदमी पार्टी, सी है भारतीय जनता पार्टी और डी है जननायक जनता पार्टी। तो हरियाणा और जे&के में एक साथ ही रिजल्ट आया था। बात की जाए हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार बना रही है और इसमें भी 90 सीट थी दोस्तों विधानसभा की। इसमें 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी 48 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी
बनी है। कांग्रेस को 37 सीट मिली है, इन्हीं लोगों को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ए है आनंदीबेन पटेल, बी है योगी आदित्यनाथ जी, सी है नरेंद्र मोदी जी और डी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो महाकुंभ होगा 2025 में अगले साल, तो उसका भी लोगो जारी कर दिया गया है। वो किसके द्वारा जारी किया गया है? योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम ये है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, लोगो है इसका 2025 महाकुंभ का। आगे देखते हैं, हाल ही में हमसफर नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ए है एस जयशंकर जी, बी है अमित शाह जी, सी है नितिन गडकरी जी और डी है जेपी नड्डा जी। तो हमसफर नीति की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस नीति की घोषणा की गई है। क्या है इसका उद्देश्य? इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा में सुधार करना है। यह राजमार्गों के किनारे रेस्तरां, ईंधन स्टेशन और ट्रामा सेंटर जैसी विश्व स्तरीय जैसी सुविधाओं को के विकास पर केंद्रित है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे हैं उन पर ये सुख सुविधाएं मिलने वाली है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पेट्रोल पंप वगैरह मिलेंगे, ट्रॉमा सेंटर यानी कि कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए हमसफर नीति की घोषणा नितिन गडकरी द्वारा की गई है। ठीक है, शुरुआत हो गई है इनकी, है ना। हाल ही में सदी का सबसे शक्तिशाली मिल्टन नामक तूफान कहां दस्तक दी है? ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है चाइना। तो किस में आया है ये? अमेरिका में, है ना, मिल्टन। हरिकेन मिल्टन 10 अक्टूबर को अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट से टकराया है और इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग के पिछले 1000 साल की सबसे ज़्यादा बारिश मानी गई है इसको। तो ये जो शक्तिशाली जो तूफान आया था वो अमेरिका में आया था। क्या नाम था इसका? मिल्टन। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मिल्टन नामक तूफान का संबंध किस देश से है, तो आपको याद रखना है अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ए है दोदोमा, बी है वियंतियाने, सी है मनीला और डी है मैड्रिड। तो 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन की बात की जाए आसियान की, तो कहां हुआ है? ये वियंतियाने। 3 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक किया गया था। कहां पर? वियंतियाने में। और इसका विषय था दोस्तों अंतः संबंधन और लचीलापन मजबूत करना ही इस 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक हंगर सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए है 99, बी है 105वें, सी है 107वें और डी है 110वें। वैश्विक हंगर सूचकांक यानी कि भूखमरी के मामले में, है ना, भूख के मामले में। तो भारत का 105वां स्थान मिला है। कितने देशों में? 127 टोटल देश है, उसमें से भारत का 105वां स्थान आया। यानी कि भारत में भूख की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। विषय की बात की जाए दोस्तों तो 2024 वैश्विक भूख सूचकांक का विषय क्या था? लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु लचीलापन और भूखमरी को समाप्त कर सकता है। ये 2024 जो वैश्विक हंगर सूचकांक था इसका विषय था। इसको कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैलेंट हंगर हेल्प द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें भारत को 127 देशों में 105वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि भूख की समस्या भारत में भी बहुत ज्यादा मानी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा पर है? ए है मलावी, बी है मोरिटानिया, सी है अल्जीरिया और डी है उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति महोदय अभी सभी देशों पे, मलावी, मोरिटानिया और अल्जीरिया। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट का, क्योंकि अभी ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किन देशों की यात्रा की थी। तो मलावी, मोरिटानिया और अल्जीरिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी
14 चोटियों पर चढ़ने वाला, नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? ए है नीमा रिंजी शेरपा, बी है कामी रीता शेरपा, सी है निर्मल पुरजा और डी है मिंगमा गयालजे शेरपा। तो 8000 मीटर से अधिक चोटियां थी, जो कि कितनी चोटी थी? 14 चोटियां थी। उनको चढ़ने वाला ये सबसे कम उम्र का है, 17 वर्ष का, जो कि नेपाल का है ये। ठीक है, इनके द्वारा ये चढ़ाई की गई है। क्लियर है? अंतिम सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुला लिया है? ए है इजराइल, बी है मालदीव, सी है कनाडा और डी है फिलीपींस। तो क्या राइट आंसर होगा? कनाडा। अभी हाल ही में खालिस्तानी आतंकी था जो मारा गया था, हरदीप निज्जर, उसके लिए कनाडा सरकार का जो बयान था वो गलत बोला गया था। इस वजह से भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उनके लिए हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। आप उस क्लासों का लाभ उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।